काले रंग की वजह से सुप्रिया को शादी के बाद अपने ससुराल में हमेशा ताने सहने पड़ते थे। नौबत यहाँ तक आ गई कि आज उसे अपनी सौतन का गृह प्रवेश करना पड़ रहा था। अरे कहाँ रह गई? आरती की थाली लाने में इतनी देर? कब से रवि और तारा दरवाजे पर खड़े हैं। लाई माँ जी वो दिया। फालतू की बातें छोड़ और बहू का गृह प्रवेश करवा। माँ तुम भी क्या हो, इसके हाथों से गृह प्रवेश करवा रही हो? इसकी शक्ल देखकर वैसे ही मूड खराब हो जाता है। अरे मैं इसीलिए ऐसा करवा रही हूँ कि इसे भी तो पता चले कि सौतन का गृह प्रवेश करवाने में कैसा लगता है। जब ये खुद ही तलाक नहीं लेना चाहती थी, इसे इसी घर में रहना है, घर के कोने में पड़ी रहूंगी यही बोलती है। और फिर घर के कामों के लिए नौकरानी भी तो चाहिए थी। अगर ये चली गई तो घर के काम कौन करेगा? हाँ। सुप्रिया, तारा और रवि की आरती उतारती है और तारा का गृह प्रवेश होता है। सुप्रिया के साथ पूरे घर में नौकरानी की तरह व्यवहार किया जाता था, पर सुप्रिया की मजबूरी थी कि वो चुपचाप सारे अत्याचार सह रही थी। माँ जी, मैं और रवि आज शाम को मूवी देखने जा रहे हैं, पर मुझे अपने कपड़े धोने थे, कई दिनों के इकट्ठे हो गए। अरे बहू कैसी बातें कर रही हो? तुम आराम से पिक्चर देखने जाओ, कपड़े सुप्रिया धो देगी। मैं उसे अभी बुलाती हूँ। सुप्रिया, ओ सुप्रिया। जी माँ जी। इधर आ, सारे कपड़े शाम तक धोकर प्रेस करके तारा बहू के कमरे में रख देना। ये और अभी पिक्चर देखने जा रहे हैं, समझी? पीछे से तुझे तारा का सारा काम करना है, और कुछ भी है तारा बहू वो भी बता दो, ये कर देगी। नहीं माँ जी, बस और कुछ नहीं। वैसे मैं तैयार हो रही हूँ, रवि आने वाले होंगे। मैं इनमें से क्या पहनूं माँ जी? अरे बहू तू तो कुछ भी पहन ले, तेरे ऊपर सब अच्छा लगता है। तेरा रूप रंग इतना गोरा चिट्टा, इतना सुंदर जो है। सुप्रिया तुम बताओ ना मैं क्या पहनूं? बहू कैसी बातें कर रही हो, ये तुम्हें क्या बताएगी? इसका रंग तो देखो इतना काला है। ये खुद ही कुछ पहनकर अच्छी नहीं लगती तो किसी और को क्या बताएगी? इससे पूछना बेकार है। इसकी कोई शक्ल है, न रंग रूप, न नैन नक्श। आज के बाद इससे मत पूछना बहू। अपना अपमान होता देख सुप्रिया की आंखें भर आईं। वो चुपचाप काम में लग गई। तारा के आ जाने के बाद रवि भी बहुत बदल गया। वो भी सुप्रिया का बहुत अपमान करता था। एक दिन सुप्रिया बाजार से लौटते हुए अपनी माँ के घर चली गई और वहाँ उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू रवि से तलाक ले ले। तू उस घर में एक सौतन के साथ नहीं रह पाएगी बेटी। अभी भी समय है, तू उस घर को छोड़कर यहाँ रहने आ जा। माँ जी कैसी बातें करते हो? अपने घर में बुलाकर यहाँ अपमान करवाना है क्या? कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। अपने घर में ही रहो। आगे हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उन पर बुरा असर पड़ेगा। अब बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, तुम्हारा रंग भी तो काला है। अब कोई सुंदर गोरे रंग का आदमी एक काली लड़की के साथ भला क्या ही रहेगा? तभी तो दामाद जी दूसरी शादी करके तुमसे भी सुंदर लड़की ले आए हैं। नहीं भाभी, मैं यहाँ नहीं आ रही हूँ। मैं तो बस माँ से मिलने आई थी। माँ मैं चलती हूँ। अपनी भाभी की बातें सुनकर सुप्रिया का मन बहुत खराब हुआ और वो रोती हुई घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का व्रत आना था। अब उस व्रत को तारा तो रख ही रही थी क्योंकि उसका पहला करवा चौथ था, पर सुप्रिया पिछले कुछ सालों से वो व्रत रखती आ रही थी, इसलिए वो चाहती थी कि वो इस साल भी रवि के लिए व्रत रखे। और सुप्रिया ने भी करवा चौथ का व्रत रखा, पर रवि और उसकी सास दोनों तारा को ही महत्व दे रहे थे। तारा बहू तुम सुबह से भूखी हो, चंद्रमा निकलने ही वाला है, बस थोड़ी देर और, उसके बाद तुम रवि के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोल लेना। जी माँ जी, वैसे मैंने रवि की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, इसलिए मैं भूख और प्यास की परवाह नहीं कर रही हूँ। जीती रहो बहू, जीती रहो। तुम जैसी सुशील बहू ही मैं अपने रवि के लिए चाहती थी। तुम में वो सब गुण है जो एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू में होने चाहिए। माँ जी, मैंने सारा खाना बनाकर रख दिया है, आप कहो तो मैं थोड़ी देर मंदिर हुआ। अगर खाना बना ही दिया है तो तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, और वैसे भी रवि तो तारा को ही पानी पिलाएगा, तो अपने आप ही पानी पीकर अपना व्रत खोल लेना। तेरे लिए इस व्रत का कोई महत्व नहीं है। ये व्रत तो तू जबरदस्ती का रख रही है, जबकि रवि तो अब तारा को ही अपनी पत्नी मानता है और मैं भी तारा को ही बहू मानती हूँ। माँ जी मैं अभी आई। सुप्रिया जैसे ही रोते हुए घर से बाहर जाने लगती है, तारा उसका रास्ता रोक लेती है। माँ जी की बात तो तुमने सुन ही ली होगी, अब एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लो। कुछ ही दिनों में तुम्हें इस घर से ना निकाल दिया ना, तो मेरा नाम भी तारा नहीं। जाओ जहाँ भी जाना है। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, खाना खाने रसोई में जा रही हूँ। और हाँ, माँ जी को इस बारे में कुछ भी मत बताना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुप्रिया जानती थी कि तारा ने ये झूठा व्रत रखा है।
सुप्रिया मंदिर चली जाती है। उसका मन ठीक नहीं था। मंदिर में आरती हो रही थी, इसलिए वो कुछ देर वहीं बैठ जाती है। तभी एक लड़का सुप्रिया के पास आता है। सुप्रिया भाभी, रवि भैया सीढ़ियों से गिर गए, उनके बहुत चोट आई है। क्या? सीढ़ियों से गिर गए? हे देवी मैया, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना माँ। सुप्रिया दौड़कर घर जाती है। रवि को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, पर उस समय के लिए वो पूरी तरह से अपाहिज हो गया था। जैसे ये बात तारा को पता चली, तारा रवि से दूर रहने लगी। और एक दिन, तारा बहू, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे हाथ में ये अटैची और बैग कैसा? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ अपने मायके। मुझे एक अपाहिज के साथ अपनी पूरी जिंदगी खराब नहीं करनी। मैं दिखने में सुंदर हूँ, जवान हूँ, मुझे तो बहुत लड़के मिल जाएंगे, पर मैं एक अपाहिज के साथ रहकर अपनी लाइफ थोड़ी खराब करूंगी। मुझे माफ करना, मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूँ। मुझे अब रवि के साथ नहीं रहना। तारा, मैंने तुमसे शादी की, हमने 7 फेरे लिए, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी माना, और तुम मुझे इस मुसीबत के पल में छोड़कर जा रही हो। तारा, तुम तो रवि से प्यार करती हो ना? माँ जी, प्यार एक चलते फिरते इंसान से होता है, एक बीमार अपाहिज इंसान से नहीं। मुझे माफ करो, मैं जा रही हूँ और तलाक के कागज में भिजवा दूंगी। तारा परेशानियों के बीच वहाँ से निकल जाती है, पर सुप्रिया अपने पति होने का पूरा फर्ज निभाती है। सुप्रिया रवि की दिन रात सेवा करती है। ये देखकर रवि और उसकी माँ बहुत शर्मिंदा होते हैं। जिस सुप्रिया का उन्होंने हमेशा अपमान किया, यहाँ तक कि रवि ने दूसरी शादी भी कर ली, आज वही सुप्रिया रवि की कितनी सेवा कर रही थी। सुप्रिया की मेहनत रंग लाती है और रवि कुछ ही दिनों में थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। जब ये बात तारा को पता चलती है तो वो वापस आ जाती है। आई एम सॉरी रवि, मुझे माफ कर दो। माँ जी, मैं घबरा गई थी, अब मैं वापस आ गई हूँ। देखना, रवि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो तारा, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, पर तुम्हारी वजह से नहीं, अपनी पत्नी सुप्रिया की वजह से। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मेरे सामने भी मत आना। मैं तलाक के कागज तुम्हें भिजवा दूंगा। मेरी पत्नी सुप्रिया है और हमेशा वही रहेगी। रवि ठीक कह रहा है, और मेरी बहू भी सुप्रिया है, तू नहीं। तू तो मतलबी इंसान है, मुसीबत के वक्त में मेरे बेटे को छोड़ कर गई। अब चली जा यहाँ से, दफा हो जा। तारा, सुना नहीं माँ जी और रवि ने क्या कहा? गेट आउट। तारा वहाँ से गुस्से में पैर पटकती हुई चली जाती है। सुप्रिया को अपना परिवार वापस मिल जाता है, और उस दिन के बाद वो अपनी सास और पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। अरे, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? अब जाओ यहाँ से। महिमा, तेरी ननद तो कमाल है यार, देखना कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है इसने। अब इन सबको भी कामनी से मेहंदी लगवानी है तो लगवा देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, घर में इतने सारे काम पड़े हैं और ये महारानी बस यही बैठकर टाइम पास करती रहे। कामिनी। हाँ भाभी। भाभी की बच्ची, फौरन उठ यहाँ से और रसोई में जाकर बर्तन धो। एक बर्तन नहीं है खाना परोसने को। ठीक है भाभी, बस ये हाथ। तुझे सुनाई नहीं दिया? फौरन उठ यहाँ से। महिमा कामिनी के बड़े भाई की पत्नी थी और ये फंक्शन उसके छोटे भाई राहुल की शादी का था। राहुल की शादी जिस लड़की से होने जा रही थी उसका नाम माधुरी था। माधुरी एक पढ़ी लिखी और बहुत पैसे वाले घर से थी। कामिनी दोनों भाइयों से छोटी थी। एक हादसे में कामिनी के माता पिता गुजर गए थे और परिवार में बस ये 2 भाई और उनकी छोटी बहन कामिनी ही रह गए। बड़े भाई रोहन की शादी महिमा से हुई। महिमा बहुत गोरी थी, पर दिल की उतनी ही काली। जबकि कामिनी का रंग जरूर काला था, लेकिन मन की बहुत साफ और स्वभाव से बहुत ही सीधी थी, जिसका फायदा महिमा खूब उठाती थी। वो कामिनी से एक नौकर की तरह घर का सारा काम करवाती थी और कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, और कामिनी ये सब चुपचाप सह रही थी। और फिर, मुबारक हो महिमा, अब तो तुम जेठानी बनने जा रही हो। हाँ, पता नहीं कैसी देवरानी मिलेगी, देवर जी ने खुद पसंद की है। सुना है नई बहू बहुत गोरी है, तुमसे भी ज्यादा गोरी है क्या? महिमा ने उस औरत के सवाल का कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी इस बात की चिंता खाए जा रही थी। असल में महिमा का मायका भी अच्छा खासा अमीर था और इस बात का घमंड उसे हमेशा से था। कामिनी के काले रंग की वजह से वो हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी और उसे दबा कर रखती थी, लेकिन अब नई देवरानी को लेकर उसके अंदर असमंजस था। दूसरी तरफ कामिनी को अपनी नई भाभी से काफी उम्मीदें थी। शादी का फंक्शन अच्छे से निपट गया और फिर, छोटी भाभी गुड मॉर्निंग। अरे कामिनी, तुम क्यों चाय बना कर लाई? मैं बना देती ना। नहीं नहीं भाभी, रोज सुबह चाय तो मैं ही बनाती हूँ सबके लिए, एकदम स्पेशल वाली। आप पीकर देखिए ना। सच में बहुत ही अच्छी चाय है। अब और खाना खाना कौन बनाता है रोज? मैं ही बनाती हूँ, नाश्ता, लंच और फिर डिनर। तब आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए,
शेफ कामिनी के हाथों का खाना खाने के लिए। अच्छा ठीक है। वैसे बड़ी भाभी वो कुछ नहीं बनाती, मेरा मतलब है खाना वगैरह। अब बनाती है ना कभी कभी, जब उन्हें मेरे हाथ का कुछ पसंद नहीं आता। कामिनी और माधुरी बात कर ही रहे थे कि तभी महिमा कमरे के बाहर से ही जोर से चिल्लाई, अरे ओ कामिनी, कहाँ मर गई? मेरी चाय कहाँ है? छोटी भाभी मुझे जाना होगा, बड़ी भाभी उठ गई है, अब मैं उन्हें चाय देकर आती हूँ। इतना कहकर कामिनी हड़बड़ाहट में वहां से चली गई और ये सब देखकर माधुरी को अच्छा नहीं लगा। खासकर कामिनी से महिमा का बात करने का तरीका उसे बहुत ही खराब लगा। हालांकि वो उस वक्त चुप ही रही क्योंकि अभी वो खुद घर में नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ उसे सब कुछ समझ आ गया कि महिमा एक नंबर की घमंडी और धौंस जमाने वाली औरत थी। और फिर एक बात बताओ कामिनी, ये बड़ी भाभी शुरू से ही ऐसी है क्या? मतलब पहले तो किसी से बात ही नहीं करती और जब भी मुंह खोलती है तो बस जहर ही उगलती है। अब हाँ वो थोड़ी ऐसी है। वो तुमसे इतना काम कराती है, तुम्हें सारा दिन इतना कुछ सुनाती है, तुम पलटकर कुछ कहती क्यों नहीं हो? भाभी मेरे मम्मी पापा नहीं है ना, और भैया लोग भी अपने काम में ही बिजी रहते हैं। शादी के लिए जो भी लड़का मुझे देखने आता है वो मेरा रंग देखकर मेरे मुंह पर ही मना कर देता है, तो एक तरह से मैं बोझ ही तो बनी हुई हूँ सब पर। तो अगर बड़ी भाभी कुछ बोल भी देती है तो इतना कहकर कामिनी चुप हो गई और माधुरी सारी बात समझ गई। फिर उसने कुछ सोचकर कामिनी से कहा, कामिनी वैसे तुम्हारी हॉबीज क्या है? भाभी मुझे ना मेकअप करना, मेहंदी लगाना और हेयर स्टाइल बनाना ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। अरे वाह, तो तुम ब्यूटिशियन का कोर्स क्यों नहीं करती? करना तो चाहती हूँ पर भाभी उसमें बहुत खर्चा होगा और फिर घर के सारे काम ये कौन करेगा? अरे मेरी ननद रानी, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारी भाभी है ना, मेरे पास तुम्हारी हर मुश्किल का हल है। माधुरी की ये बात सुनकर कामिनी बहुत खुश हो गई। अब ये दोनों हमेशा साथ रहती और सारा दिन बातें करती, और ये बात महिमा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। माधुरी ने अपने खर्च पर शहर के एक बड़े सैलून ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामिनी का एडमिशन करा दिया और फिर, भाभी आई लव यू, आप कितनी अच्छी हो। आई लव यू टू ननद रानी, बस पूरी मेहनत से काम सीखो फिर अपना पार्लर खोलना, और हाँ मैं जब तुम्हारे पार्लर में आऊँ तो मुझसे पैसे मत लेना, ठीक है ना? अरे भाभी आपको तो हमेशा मैं ही सजाऊंगी खुद अपने हाथों से। इस बात पर दोनों हंसने लगी। शाम को कामिनी ने एडमिशन वाली बात अपने भाइयों को बताई तो वो ना तो खुश हुए और ना ही इस बात का उन्होंने कोई विरोध किया, लेकिन महिमा फौरन भड़क उठी। अच्छा ये हर रोज तफरी मारेगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? भाभी आप चिंता मत करिए, मैंने एक हाउसमेट का इंतजाम कर दिया है, वो कल से आकर सारा काम संभालेगी। अच्छा जी, और उसके पैसे वो कौन देगा? वो हम मैनेज कर लेंगे भाभी। ठीक है भाई, अब तो घर के सारे फैसले मुझसे बिना पूछे ही होने लगे हैं। सही है। इतना कहकर महिमा वहां से उठकर चली गई, लेकिन घर के सभी लोग उसका नेचर जानते थे। दोनों भाइयों ने कामिनी को ब्यूटिशियन का कोर्स करने की इजाजत दे दी और यहाँ से कामिनी के लिए सब कुछ बदलने लगा। पता है भाभी, आज सैलून में ना मेहंदी लगाना सिखाया। पता है मेरे बनाए डिजाइन की सबने तारीफ की। सच में भाभी, अब तो चाहे मेरी शादी ना भी हो तो भी मैं बहुत खुश हूँ। अरे पर क्यों नहीं होगी तुम्हारी शादी? ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे भाभी, हर कोई आप जैसा नहीं होता ना, सबके लिए लड़की का रंग बस गोरा ही होना चाहिए। मुझ जैसी काली लड़की को देखकर तो सबका मूड ही खराब हो जाता है। नहीं कामिनी, ऐसा नहीं है, रंग से ज्यादा इंसान के गुण मायने रखते हैं। और तुम देखना, एक दिन तुम्हें जरूर कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे गुणों को पहचान कर तुमसे बहुत प्यार करेगा और डोली में बिठाकर अपने साथ सात समंदर पार ले जाएगा। माधुरी की यही बातें कामिनी को आत्मविश्वास से भर देती थी। वो पूरी मेहनत से अपना कोर्स कर रही थी। फिर एक दिन सैलून जाते वक्त रास्ते में कामिनी ने देखा कि एक कार सड़क हादसे का शिकार हो गई है और उसमें भयंकर आग लगी हुई है। उस कार के अंदर एक बुढ़िया मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों में से किसी में भी आग की लपटों के बीच जाने की हिम्मत नहीं थी। तब कामिनी ने हाथ में एक कपड़ा लेकर बहुत ध्यान से कार का जलता हुआ दरवाजा खोला और उसमें से बूढ़ी महिला को बाहर निकाल लिया। उस महिला की हालत काफी खराब थी। कामिनी ने फौरन एक ऑटो बुक किया और महिला को लेकर अस्पताल पहुंची। रास्ते में वो महिला को हिम्मत बंधाती रही और उनके घावों को साफ भी करती रही। फिर अस्पताल में, चिंता मत कीजिए, माना बंद है, मैं इन्हें देख लेता हूँ, तब तक आप काउंटर पर मेरे पास पैसे नहीं है डॉक्टर। जैसे ही कामिनी ने ये बात कही, उस घायल महिला ने फौरन अपने पर्स में से एक कार्ड निकालकर कामिनी को दिया और कहा, बेटी
ये लो, इसमें मेरे पोते का नंबर है, उसे फोन करके बुला लो। उस कार्ड पर एक नाम लिखा हुआ था, राज सिंघानिया, जिस पर कामिनी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसमें लिखे नंबर पर फौरन फोन मिलाया। और फिर कुछ ही देर में एक लंबी सी गाड़ी अस्पताल के बाहर आकर रुकी और उसके अंदर से एक हैंडसम लड़का बाहर निकला। वो भागकर अपनी दादी के पास गया। फिर सब कुछ जानने के बाद उसने कामिनी से कहा, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप बस अपनी दादी का ख्याल रखिए। आपको पता है, मेरी दादी मेरे लिए लड़की देखने जा रही थी। उन्होंने मुझसे भी साथ चलने को कहा था। अगर मैं उनके साथ चल पड़ता तो शायद ये हादसा नहीं होता। अरे हाँ, अब वो लड़की तो मैं देख नहीं पाई, लेकिन बेटा ये गुड़िया मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तेरा क्या ख्याल है? हैं बेटा, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी तुझे चाहिए, सीधी साधी लेकिन बहुत ही गुणी और समझदार। दादी की बात सुनकर राज ने कामिनी की तरफ ध्यान से देखा और फिर उसने धीरे से कामिनी से कहा, मेरा ख्याल तो बहुत नेक है, लेकिन आपका क्या ख्याल है? राज की बात सुनकर कामिनी को माधुरी की बात याद आ गई, जो आज उसके सामने सच साबित हो रही थी। राज सिंघानिया वही लड़का था जो कामिनी की काली सूरत को नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरत सीरत को देख रहा था और उससे शादी भी करना चाहता था। पहली बार कामिनी को किसी ने सामने से इस तरह का सवाल पूछा था, जिसका जवाब देने में कामिनी हिचकिचा तो रही थी, लेकिन उसके शर्माते चेहरे ने उसका जवाब साफ साफ बता दिया।